क्यों बधाई दे रहे हो? ये तो भक्तों को बधाई दो यार। मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, उनको बधाई दो, मेरे लिए क्यों बधाई दे रहे हो? देश हित में है ना महंगाई। हाँ बिल्कुल देश हित में है महंगाई, इसीलिए तो भक्तों को बधाई देनी चाहिए, उन्हीं को सबसे ज्यादा बधाई बनती है। तो सर क्या लग रहा है, जो लोग सिलेंडर उठा के फिरते थे, जो महंगाई की गले में माला लटका है, वो नहीं, ये उनका काम था, उनसे सीखना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो भगते थे, उनसे सीखना चाहिए कि अगर एक विषय आया है, अगर एक कोई आपके सामने समस्या आई है, तो उस समस्या के समाधान के लिए या उसके लिए संघर्ष करने के लिए वो लोग निकलकर भागते थे। आज बाकी लोग कहाँ हैं? उनको भागना चाहिए। उनसे ये सीखना चाहिए कि अगर समय आया है तो हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ना है। अगर आप सीख नहीं रहे हैं और उनको ये कहो कि वो कहाँ है, भाई वो क्यों आएंगे, उनकी तो सरकार है, वो तो आप बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं। जिन लोगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है उन लोगों को बाहर आना चाहिए, उन लोगों को संघर्ष करना चाहिए, ये सीखने की बात है। जनता में वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जनता को आना चाहिए। जो लोग जनता को लीड करते हैं, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, उनको बाहर आना चाहिए। क्या उनको नहीं लगता कि 100 रुपए लीटर अगर तेल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है और 90-95 रुपए अगर डीजल बिक रहा है, तो इसका कितना विनाशकारी असर पूरे देश पर पड़ेगा? जो लोग हैं उनकी अपनी इकोनॉमी पर, उनके अपने घरेलू बजट पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा? किस तरह से उनकी जो चीजें उन्होंने सोची हुई हैं, या आज के ऐसे कठिन समय में जहां रोजगार नहीं मिल रहा, जहां पे नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनका आने वाला जीवन भी और कठिन हो जाएगा। क्या उन्हें नहीं लगता? तो उन्हें आना नहीं चाहिए सड़क पे, ये उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को सड़क पर आना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इसका मतलब यह है ये तो लगातार बढ़ती रहेंगी सारी की सारी चीजें। और सरकार जानती है, क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, लोग बोल नहीं सकते हैं, लोग मुर्दों की तरह केवल बर्दाश्त करते रहते हैं, इसलिए सरकार ये सब कर रही है, करती रहेगी। तो क्या महंगाई सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? नहीं, महंगाई कोई भी चीज सरकार के कंट्रोल से बाहर नहीं है। सरकार उसे कंट्रोल नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सरकार जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो सरकार को पैसे तो चाहिए सरकार चलाने के लिए, और जो पूंजीपति, उद्योगपति जिनके लिए सरकार काम कर रही है, ये उनके हिसाब से। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इंडियन ऑयल वगैरह है, ये सारी की सारी गैस वगैरह सब कुछ अडानी के पास जा रही है, और रिलायंस का वो पेट्रोल चल ही रहा है। तो इनके लिए निश्चित रूप से अगर डीजल बढ़ेगा, अगर पेट्रोल बढ़ेगा, तो इन लोगों को फायदा होगा। वही तो बार बार कही जाती है कि हम दो और हमारे दो, अंबानी और अडानी के लिए यही सरकार काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि भक्तों से, भक्त तो खुश हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भक्त खुश हैं, और अगर ऐसे में भी खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो भक्त नहीं है, कम से कम उन लोगों को समझना चाहिए कि आप कब तक इस महंगाई को या इस सरकार की कई तरह की मार को बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं, या केवल मुर्दों की तरह हर चीज जो भी है वो कुछ भी आप पैसा नहीं पड़ेगा? अगर आप ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप लगातार किसान आंदोलन में आ रहे हैं जब से स्टार्ट हुआ, क्या भविष्य लग रहा है सर आंदोलन? नहीं, आंदोलन का भविष्य बहुत उज्जवल है। आंदोलन में जीत निश्चित रूप से किसानों की होगी, और सरकार ये कानून वापस लेगी। मैं एक बार नहीं बार बार कह चुका हूं, आंदोलन का भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आज की भी रिपोर्ट आप देखो, जो इसकी रेल रोको आंदोलन की है, कितना सफल आंदोलन है, पूरे देश में बड़ा जबरदस्त उसका प्रभाव है, जबकि कितने शांतिपूर्वक और कितने सभ्य तरीके से आंदोलन किया गया है। ट्रेन तो चल रही, जितनी भी चल रही है, जितनी चल रही है, कुछ ये थोड़ी है कि जितनी मतलब बहुत ज्यादा चलें, जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, आखिर उसका असर है कि नहीं है? आप देखिए चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, उसका बड़ा व्यापक असर है। यही है। बॉर्डर पे तो लोग कम हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं कम? किसान तो कम हो रहे हैं। आप गोदी मीडिया से हो क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, गोदी मीडिया से हो। देखो ना, इधर को देखो जरा, इधर कैमरा घुमाओ इधर को, ये आपको कम नजर आ रहे हैं? ये सिर्फ गोदी मीडिया के सवाल हैं, जो जाके किसी एक कैंप पे पता नहीं कहां बना लेते हैं वो झुग्गी झोंपड़ी सी, और उसको दिखाते हैं। आंदोलन में लगातार संख्या बहुत मजबूती के साथ में बनी हुई है, और आंदोलन में कई तरह के काम हो रहे हैं। न केवल यहाँ पे काम चल रहा है, बल्कि लगातार पंचायतें भी चल रही हैं,
गाँव में बड़ी बड़ी पंचायतें चल रही हैं, उसमें भी तो कुछ लोग एंगेज होंगे। साथ में यहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, घर का भी कुछ काम होता है, किसानी का भी काम है, पानी लगाना है, खाद लगाना है, और अब धीरे धीरे फसल भी पकने की स्थिति में आ रही है। ये भी सारी चीजें देखनी है, इन्हें कोई और नहीं देखेगा, सभी देखेंगे। और आपको भीड़ देखनी है तो पीछे को देखो, आप झंडे देखो, लोग देखो, आपको सारी भीड़ नजर आएगी, कितनी तादाद है। घुमाओ आप, देखो जरा एक मिनट, ये है स्थिति। पंजाब में वहां पर भी बीजेपी के नेता ने ईवीएम पर सवाल, कौन सा? तो आपके समर्थन में? अरे मैं तो बहुत पहले कह रहा हूं, मेरे समर्थन में तो नहीं है, लेकिन ये सही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में जिस दिन गड़बड़ी नहीं होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल के नतीजों में ईवीएम गड़बड़ी, भाई वो कह रहे हैं तो हो ही होगी, मैं तो कह ही रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर वो कह रहे हैं, कांग्रेस से पूछना जाके किया नहीं किया, पर मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि मैं तो पहले से कह रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो हटाओ आप ईवीएम। अगर आप हटा नहीं रहे तो आप भी भैया उसका समर्थन ही कर रहे हैं ईवीएम का, इसलिए हम तो ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। और केवल कल की बात नहीं है, अगर बीजेपी का देखो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कितने पहले जो ईवीएम का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला। साथ में जो जीवीएल नरसिम्हा है उसने 246 पेज की किताब लिखी कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं होता है, ईवीएम में बेईमानी होती है। 246 पेज की किताब, तो बीजेपी तो पहले से मानती है, लेकिन अब नहीं। आप लोगों की हारने की बौखलाहट है, ये ईवीएम पे फोड़ते हैं। ये हमारी बौखलाहट नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, ये सरकार की बौखलाहट है। उनको कहो कि अगर हमारी बौखलाहट है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता लगेगी किसकी बौखलाहट है। निकाय चुनाव तो बैलेट पेपर से होते हैं ना सर? नहीं, जरूरी नहीं है। ये कौन कहता निकाय चुनाव उससे होते हैं? ज्यादातर की बात देखिए, आप इसको समझिए, मिक्स करते हैं आप, या तो समझते नहीं हैं या आप समझाना चाहते नहीं है, या गोलमाल करते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हें कंडक्ट कराता है। जो नगर पालिका के और पंचायत के चुनाव होते हैं वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ईवीएम रखी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ईवीएम रख सकती है और चाहे तो ईवीएम को हटा दे। उनमें निकाय चुनाव में यानी नगर पालिका और पंचायत चुनाव में वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में बेईमानी है, स्वाभाविक है वो ईवीएम रखेगी। अगर ईमानदार है तो हटा दे, ईवीएम को हटा दे। अगर इसका नतीजा आपको जानना हो तो उससे पता लग जाएगी। जिस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद में जो नगर पालिका के चुनाव हुए, तो नगर निगम जो 14 नगर निगम के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उनमें 14 में से 12 बीजेपी जीती क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ। और बाकी नगर पालिकाओं में जो हजारों की संख्या में थी, उनमें जो चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर से हुआ, जिसमें बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो कल की ये है इसका ढंग और तरीका। तो ये नहीं माना जाए कि किसान आंदोलन का कोई असर पड़ा है ईवीएम का खेल? मानो आप, हल्ला मचाओ आप कहो ना कि भाई कल की जीत जो कांग्रेस की जीत नहीं है। भाई मैंने तो बता दिया आपको, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हो? मैंने तो बता दिया आपको जो भी हुआ है। अगर किसी की नीयत साफ है और इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहता है, उसका एक ही तरीका है, बैलेट पेपर से चुनाव होना। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है तो बेईमानी हो ही रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हैदराबाद में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से बीजेपी ने वहां भी बढ़त बनाई। कितनी बढ़त बनाई? सत्ता बना ली माने, फिर उससे क्या फर्क पड़ा? 4 से 44 पे पहुंचने से फर्क क्या पड़ता है? सत्ता तो वहां किसी और के हाथ में है, सत्ता तो किसी और के हाथ में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता तो हाथ में नहीं आई ना। आप सत्ता की बात करिए, मैं कह रहा हूं ना कि पूरे देश में चुनाव करो, बैलेट पेपर से आपको पता लग जाएगी। तो अभी भी कह रहा है कि मोदी जी की सरकार में सर्वे तो जो गोदी मीडिया का सर्वे है वो कुछ भी कह दे, वो तो गोदी मीडिया का सर्वे है ना। सर जी न्यूज खबर चला रहा है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया। इसका जवाब तो वही देगा, मोदी जी के दाढ़ी से डर गया, बढ़ गया यार। लेकिन वो एक की जगह 10 वो सिर लाने वाली बात अभी तक तो पूरी नहीं हुई। और मोदी जी की दाढ़ी में इतना दम है तो चीन को डरा के दिखा में ना। ये पाकिस्तान को क्या डरा रहे? चूहे वूहों को, कीड़े मकोड़ों को डराते हैं, इन्हें क्या डरा रहे हैं? वो चीन को डरा के दिखा में तो पता लगे दाढ़ी में कितना दम है। लेकिन सर अब कहा जा रहा है, पहले कहा गया खालिस्तानियों का, खालिस्तानी है, आतंकवादी, अब कहा जा रहा है जाटों का आंदोलन है। देखिए ये बात एक मिनट, सरकार हमेशा से शुरू से ही ये कोशिश कर रही है कि इस पर कोई ठप्पा लग जाए। तो पहले खालिस्तानी वाला ठप्पा लगाने का प्रयास किया। 26 तारीख को जो सरकार ने जो काम किया, जो षड्यंत्र किया,
उसमें वाकई में वो खालिस्तानी ठप्पा लगाने की स्थिति में पहुंचने वाली थी, लेकिन उसका जो षड्यंत्र है वो सबके सामने नंगा हो गया, नहीं सफल हो पाई। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा 27 तारीख के बाद में इस आंदोलन में जबरदस्त तरीके से खड़ा हो गया है और यहां पर मुख्य रूप से उसकी उपस्थिति है, हरियाणा और राजस्थान के लोग भी यहां आ रहे हैं, तो जाटों का ठप्पा लगा रही है। ये उसकी बांटने की नीति पहले भी थी, बांटने की नीति आज भी है और लगातार कर रही है। यहां केवल जाट नहीं है, यहाँ जाट भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ पे ठाकुर भी हैं, यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, यहाँ पे एससी समाज के लोग भी हैं, यहाँ पे जो है बाकी और समाज के सभी समाज के लोग यहाँ पर हैं और लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर ओबीसी के भी लोग बड़ी संख्या में हैं। आप यादव कहो, आप कुशवाहा कहो, आप जो है चाहे उनको जो आपके कुर्मी हैं उनको कहो, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर लगातार आ रहा है। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है फिर? किसका बताया नहीं मैंने? बांटना, ठप्पा लगाना। चलिए